तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया ही होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बहुत अहम होने वाली है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे अदालतों में भी भ्रष्टाचार फैलने लगा है। तो आज आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरीके से सत्ता में बैठे लोग हमारा आपका हक और अधिकार धीरे धीरे छीन रहे हैं और किस तरीके से धीमे जहर के माध्यम से संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह तस्वीर देखिए, यह है एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश। आजकल ये सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उन पर ईमानदार और निष्पक्ष न होने का आरोप लग रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक पक्ष बार बार कह रहा है कि मैडम आप इस मामले से अलग हो जाइए, हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही हैं। उनका मानना है कि न्याय वही करेंगी और मुख्य न्यायाधीश भी कह रहे हैं कि दूसरा जज नहीं मिलेगा। न्यायाधीश की कुर्सी की गरिमा और सम्मान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी खुद की होती है। देश और दुनिया ने ऐसे कई जज देखे हैं जो हल्के से आरोप पर मामलों से अलग हो जाते हैं ताकि उनकी छवि पर कोई दाग न लगे। लेकिन यह मामला दोस्तों अलग है। लगभग 2 दर्जन लोग बार बार कह रहे हैं कि मैडम आप रहने दीजिए, आप एक संगठन के कार्यक्रमों में जाती हैं, इसीलिए हम आपसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिर भी वो मामला छोड़ने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि इस न्यायाधीश का इस मामले में इतना अधिक इंटरेस्ट क्यों है। दोस्तों कुछ पत्रकारों का दावा है कि यह इंटरेस्ट उनके बच्चों के करियर से जुड़ा हो सकता है। तथ्य बताते हैं कि कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के बच्चों को विशेष लाभ मिल रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या यह महज इत्तेफाक है या केंद्र की सत्ता के करीबी न्यायाधीशों के बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। यह रिपोर्ट चौंकाने वाले खुलासे करती है कि सत्तारूढ़ी जोड़ी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का साथ देने वालों को कहां से कहां पहुंचाया जाता है। इसीलिए टकटकी लगाकर देखिए, दिल्ली का शराब घोटाले वाला मामला तो आपको पता ही होगा। एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार ने एजेंसियों से लेकर अदालतों तक में कितने करोड़ रुपए फूंक दिए, यह शायद ही पता चले। मगर जितना हंगामा किया गया उस हिसाब से अब तक कुछ निकला नहीं है, सिवाय इसके कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और भाजपा की आ गई। जनता को मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। मसला साल 2021-22 का है। आरोप था कि पॉलिसी बदलकर निजी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोग आरोपी बनाए गए। कई महीने जेल काट कर आए। कुछ सप्ताह पहले दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने इन 23 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया, यानी सबूत न होने पर मुकदमा चलाने का आधार नहीं बना है। कोर्ट ने सीबीआई अफसरों को खूब डांटा, कहा कि ये कायदे से काम नहीं करते हैं, पूरा लीपापोती करते हैं। जांच के आदेश भी दिए, यानी केंद्रीय एजेंसी की खूब छीछालेदर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की छीछालेदर हुई। अब जब जनता के पैसे से लोकतंत्र का रायता फैलाना हो तो इनका कोई तोड़ नहीं है। ये लोग पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। सीबीआई ने कहा कि निचली अदालत का फैसला गलत है, उसे पलटिए। 9 मार्च को सुनवाई हुई। आरोपी पक्ष मौजूद नहीं था, फिर भी कोर्ट ने एक तरफा सुनकर कहा कि प्रथम दृष्टया निचली अदालत का फैसला और टिप्पणियां साफ गलत है। बिना दूसरा पक्ष सुने निचली अदालत की सीबीआई अफसरों की आलोचना पर भी स्टे लगा दिया गया और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश रोक दी। अब सौरभ दास कहते हैं कि बिना आरोपी को सुने इतना बड़ा आदेश देना सीधे नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मगर अमृतकाल चल रहा है दोस्तों, और देश की कई अदालतें व जज अमृत प्रभाव में आ चुके हैं। कभी पत्रकारों के खिलाफ एक तरफा आदेश, कभी विपक्ष के नेताओं को एक तरफा टॉर्चर, तो कभी निचली अदालत का फैसला एक तरफा पलट दिया जाता है। यहां एक और समझने वाली बात है, ईडी का केस तभी चलेगा जब सीबीआई वाला केस जिंदा रहेगा, क्योंकि ईडी ने सीबीआई केस के आधार पर ही मुकदमा किया है। आरोप है कि आनन फानन में कार्रवाई की गई ताकि ईडी का मुकदमा बचा रहे। पूरा चक्रव्यूह बनाया गया। जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक ईडी के मामले की सुनवाई ना हो।
दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल और अन्य ने बार बार कहा कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से हमें निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है, किसी और जज को यह केस दे दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ा। सवाल है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले में इतनी क्या रुचि है कि सुनवाई उसी जज से करवानी है? और इससे भी बड़ा सवाल, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा हैं? यदि वो सच में खुद को निष्पक्ष मानती हैं तो इसका बड़ा धब्बा वो कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? न्यायपालिका को लंबे समय से समझने वाले कहते हैं कि ईमानदार जज पर हल्की सी आंच आए तो वो खुद ही मामला छोड़ देता है, लेकिन यहां तो जड़ी खूंटा गाड़ दिया गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैडम आरएसएस और एबीपी के कार्यक्रमों में जाती हैं, इसलिए पक्षपात की आशंका है। जज का झुकाव एक विचारधारा की तरफ हो सकता है। सोचिए, क्या इतनी बड़ी बात आने के बाद भी स्वतः इस मामले से अलग नहीं हो जाना चाहिए? अब सीबीआई जवाब दे रही है, सिर्फ सेमिनार में जाना पक्षपात नहीं है। इससे वैचारिक पक्षपात साबित नहीं होता है। यह आरोप बेबुनियाद है। ऐसे आरोप लगाना अदालत की गरिमा गिराने जैसा है। यह न्याय प्रक्रिया में दखल भी माना जा सकता है। जरा सोचिए, जिस सीबीआई की साख उसके कर्मों से ढह रही है, वही सीबीआई अदालत की गरिमा बचाने चली है। जिसकी अपनी गरिमा दांव पर लगी है दोस्तों, वो अदालत की गरिमा की बात कर रहा है। वैसे आप दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या आरएसएस के कार्यक्रम में जाने वाला जज विपक्षी नेताओं, स्वतंत्र पत्रकारों और सवाल करने वालों के प्रति पूर्ण निष्पक्षता दिखा सकता है? अच्छा, तो यह होता है कि सीबीआई खुद आगे आकर कहती है, ठीक है, दूसरा जज लगा दीजिए, हमें अपनी जांच पर पूरा भरोसा है। लेकिन नहीं, सीबीआई मैडम को डिफेंस कर रही है और मैडम सीबीआई की लाइन पर दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे, आरएसएस कार्यक्रम के अलावा और क्या चीज है जो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है? तो ध्यान से सुनिए। पत्रकार सौरभ दास ने बारीक निगाहों से 165 क्रिमिनल रिवीजन केसों का एनालिसिस किया। जस्टिस शर्मा के बोर्ड ने हाल में कम से कम 17 ऐसी आपराधिक पुनर्निरीक्षण याचिकाओं को देखा है। इन सबका पैटर्न केजरीवाल वाले मामले से बिल्कुल उल्टा है। सभी मामलों में जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा, स्टेट्स रिपोर्ट या निचली अदालत के रिकॉर्ड मांगे और फिर हफ्तों या महीनों बाद तारीख दी। कई मामलों में तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 तक तारीख खिसका दी गई। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल का मामला आया तो मैडम ने पहली तारीख में ही असामान्य और असाधारण गति से कार्रवाई कर दी। केजरीवाल समेत अन्य लोगों को केवल 1 सप्ताह के भीतर सीबीआई के हलफनामे के खिलाफ जवाब दाखिल, यानी साल 2021-22 का केस है। केजरीवाल समेत तमाम नेता सालों जेल काटकर आए हैं। लोअर कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज किया है। सीबीआई कटघरे में आ गई है। लेकिन जब सीबीआई हाई कोर्ट पहुंची तो पहली तारीख में ही जस्टिस स्वर्णकांत ने इतिहास बना दिया। अद्भुत गति से कार्रवाई हुई। डिस्चार्ज किए गए 23 लोगों को अगली तारीख पर जवाब दाखिल करने की चेतावनी दे दी गई। साफ कहा गया कि अगर अगली तारीख पर जवाब नहीं दिए तो अगला टाइम नहीं मिलेगा। 6 अप्रैल को तारीख लगी थी, यानी मैडम की अपनी कार्रवाई ही उनके सामान्य व्यवहार से मेल नहीं खा रही है। पुराने 17 केसेस में उन्होंने जो किया है वो केजरीवाल के मामले में बिल्कुल उल्टा है। यहां सिलेक्टिव स्पीड की बात की जा रही है दोस्तों। यहां चेतावनी देते हुए कह दिया गया कि अगली तारीख पर जवाब दाखिल कर दीजिए, नहीं तो फिर जवाब दाखिल करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। जबकि दूसरे केसों में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अगर एक पक्ष नहीं आता है तो केस को टाल देती हैं। केजरीवाल मामले में आरोपी मौजूद नहीं थे, फिर भी ट्रायल कोर्ट की आलोचना की गई, बड़े बड़े आदेश दे दिए गए। अब सवाल यह है कि क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखता? सौरभ दास की यह रिपोर्ट बताती है कि जज ने पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई मामलों में सीबीआई और ईडी की थ्योरी को सपोर्ट किया है। उसी सीबीआई और ईडी की थ्योरी को सपोर्ट किया जिसकी विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के इशारे पर डांस करने वाले आरोप लगते हैं। संजय सिंह के केस में जस्टिस शर्मा ने ही जमानत खारिज किया और कहा था कि यह पॉलिसी घूस लेने के लिए बनाई गई थी, जबकि 1 रुपया घूस का नहीं मिला।
केजरीवाल के अरेस्ट केस में इन्होंने कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। अब सबूतवा कहां गए पता नहीं। और कविता केस में जमानत खारिज कर दिया और कहा कि वो भी साजिश में शामिल थी। कैसे शामिल थी पता नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्तर की आलोचना भी किया। सिसोदिया केस में 100 पेज का फैसला लिखा, बहुत सारी नैतिक टिप्पणियां की, उन पर गवाहों को प्रभावित कर सकने के आरोप भी लगे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मैडम की टिप्पणियों की आलोचना की। अब समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के मामले में उन्होंने जिस तरह की बातें कही है, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि यह सामान्य टिप्पणियां नहीं है कार्यवाही के दौरान की, बल्कि फाइल जजमेंट है। यानी ऐसा लगता है कि जज पहले से ही राय बना चुके हैं कि बिना सुनवाई के फैसले देना है। तो अब तक आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से जस्टिस शर्मा इस तरह के 17 अन्य मामलों में बिल्कुल अलग कार्रवाई करती हैं और केजरीवाल के मामले में बिल्कुल अलग कार्रवाई करती हैं, एकदम बुलेट की स्पीड की तरह। इस रिपोर्ट में रोस्टर को लेकर भी एक समस्या बताई गई है। सारे एमपी एमएलए केस एक ही बेंच को दे दिए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर वहां निष्पक्षता की कमी लगे तो फिर आदमी जाए तो जाए कहां। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर कोई जस्टिस शर्मा पर केंद्र की भाजपा सत्ता को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रहा है तो बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में तो मिलता नहीं है। हर चीज की भरपाई होती है, हर चीज की एक कीमत भी होती है। ध्यान रखिएगा, मैं यहां किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि इस पूरे मामले में कौन किसके इशारे पर डांडिया कर रहा है, लेकिन जो तथ्य है वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। आंकड़े जो सौरभ दास ने रखा है वो अपने आप में सब कुछ कहते हैं। इस ट्वीट में जो कहा गया है, जो आंकड़े हैं, वो हद से ज्यादा शर्मनाक हैं और बहुत कुछ बता रहे हैं। सौरभ लिखते हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के 2 बच्चे ईशांत शर्मा और सांभवी शर्मा हैं और ये दोनों केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं। देसी भाषा में कहें तो सरकार जो अलग अलग मामलों में मुकदमेबाजी करती है, मुकदमा लड़ती है, उस पैनल में वकील बनाए गए हैं ये लोग, दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ध्यान रखिएगा, सरकार के पैनल में जो वकील होते हैं, सरकार के खुश होने से बहुत सारे मुकदमे उन्हें मिल जाते हैं और जब मुकदमा मिलता है तो मोटी मोटी फीस भी मिलती है सरकार की तरफ से। यही कारण है कि बहुत सारे वकील सरकार के पैनल में शामिल होने के लिए जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के 2 बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सरकारी पैनल के वकील हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों की नियुक्ति एक ही दिन हुई। हाई कोर्ट पैनल में 11 दिसंबर 2025 को दोनों की और सुप्रीम कोर्ट पैनल में 21 नवंबर 2025 को दोनों की। सोचिए, 2 बच्चे, 2 अलग अलग अदालतें, दोनों की नियुक्ति हाई कोर्ट में सेम डे और सुप्रीम कोर्ट में भी सेम डे होती है। ईशांत शर्मा को सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए यानी कि उच्चतम पैनल में जगह मिलती है और हाई कोर्ट में सीनियर पैनल में काउंसिल में सांभवी शर्मा को खाली 4 साल का एक्सपीरियंस, मात्र 4 साल का, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट लीडर बना दिया गया। बेटे ईशांत शर्मा केंद्रीय आवास मंत्रालय के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण में कम से कम 24 तक यानी 2024 तक पैनल में थे और उन्होंने 2021 से लेकर 24 के अंत तक दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में एक पैनल में भी कार्यभार संभाला। और इन सब का रिकॉर्ड सौरभ दास ने अपने ट्वीट में लिखा है। इनका कहना है कि आप किसी भी वकील से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि इन पदों के माध्यम से सरकार मुकदमेबाजी, प्रसिद्धि, पेशेवर प्रतिष्ठा और आय कैसे आवंटित करती है। यानी ये मुकदमे वकीलों को कैसे मिलते हैं, कैसे कमाई होती है, कैसे उनका भौकाल बढ़ा रहता है, ये सब कुछ यानी भर भर के लाभ पहुंचाया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मामलों की सुनवाई जस्टिस शर्मा कर रही हैं और उसमें एक पक्ष है केंद्र की सरकार और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ही जस्टिस शर्मा के बेटे और बेटी को इस तरह से सरकारी पैनल में जगह देकर आगे बढ़ा रही है। तो सवाल यह बनता है कि क्या यहां पर गिव एंड टेक का मामला चल रहा है। दोस्तों, सौरभ लिखते हैं कि इतना सब कुछ देखने के बाद कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह से किसी स्पष्ट सौदे को साबित करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन न्याय का होना ही जरूरी नहीं है दोस्तों, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, खासकर तब जब यह मामला जनहित का है, जहां उन्होंने कुछ और बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े सामने रखे हैं
सौरभ ने बताया कि जस्टिस शर्मा के बेटे ईशान शर्मा को साल 2023 में 2487 मामले दिए गए, 2024 में 1784 मामले दिए गए और 2025 में 1633 मामले आवंटित किए गए। 2024 और 25 दोनों ही वर्षों में उन्हें ईडी के दो टॉप और सबसे चर्चित वकील हैं एडवोकेट हुसैन, उनसे भी अधिक मामले आवंटित किए गए। यानी जो टॉप के वकील हैं उनसे भी ज्यादा मामला जस्टिस शर्मा के बेटे को दिया जा रहा है। कारण विश्व गुरु जाने, और इस तरह का विवाद कोई नया भी नहीं है। जजों के बच्चे अक्सर सरकारी पैनलों और पदों पर असामान्य रूप से कब्जा जमा ले रहे हैं, माता पिता के प्रभाव का लाभ लेते हैं, जबकि सामान्य परिवारों से आने वाले वकील चाहे जितने काबिल हो, चाहे जितना लंबा अनुभव हो, चाहे जितनी मेहनत कर ले, बेचारे खाली सपने देखते रह जाते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने खुद ही केंद्र सरकार द्वारा पैनल वकीलों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से उजागर किया था और कहा था कि क्या ये नियुक्तियां वास्तव में योग्यता के आधार पर की जा रही है या फिर कुछ और ही हो रहा है। यानी एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी चेतावनी दे रहे हैं। यानी ये बीमारी बहुत गहरे घुस चुकी है। तो कुल मिलाकर सवाल पैदा होता है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वास्तव में पक्षपाती हैं या नहीं। क्या वजह है कि मात्र 4 साल के अनुभव के बाद उनकी बेटी को केंद्र सरकार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है, बड़े बड़े मुकदमे दे रही है, पैनल में जगह मिल रही है। जो सबसे मशहूर और टॉप के वकील हैं उनसे भी ज्यादा केस और लाभ जस्टिस शर्मा के बेटे को मिल रहे हैं। और क्या वजह है कि मैडम 17 मामलों में अलग अलग रवैया अपनाती हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में बिल्कुल अलग रवैया अपनाती हैं, अन्य मामलों में महीने की तारीख दी जाती है, दोनों पक्ष सामने न हो तो सुनवाई टाल दी जाती है, यहां दूसरे पक्ष के ना होने पर भी बड़ा आदेश दे दिया जाता है, चेतावनी दे दी जाती है कि अगली तारीख पर जवाब दे देना वरना मौका नहीं देंगे। पुराने सभी आदेशों को कहीं ना कहीं गलत बता दिया जाता है। अब सवाल यह है कि भारत की न्यायपालिका को और कितना गर्त में ले जाया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियां खुलकर जस्टिस शर्मा का बचाव कर रही हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी हो रही है दोस्तों। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज बदलने को तैयार नहीं और मैडम खुद से केस छोड़ने को तैयार नहीं, वरना अब तक तो छोड़ चुकी होती वो। बाकी बच्चे अपनी काबिलियत से आगे बढ़ रहे हैं, इस बात में ना तो हमें कोई संदेह है और ना आपको कोई संदेह रखना चाहिए दोस्तों। हाल ही में जब इलाहाबाद में अधिवक्ता मंच से तमाम वकीलों से बातचीत हो रही थी और उन्होंने जब जज पुत्रों का ऐतिहासिक कब्जा हमारे सामने रखा और बताया, तो ये बात मैं उतने विस्तार से उस समय समझ नहीं पाया। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के मामले में सौरभ दास ने जो कुछ कच्चा चिट्ठा खोला है, इसके बाद पूरी पिक्चर साफ हो गई है, वहां की भी और यहां की भी। आप लोगों को यह फिल्म कितनी समझ में आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।